तो अभी तक में हम लोगों ने पीछे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे। कौन से क्वेश्चन? इन टेक्स्ट, है ना। आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग के द्वारा किसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लेशमेनिया। तो बेटा अमीबा में बडिंग तो नहीं होती। अमीबा में क्या होता है? फिजन, बाइनरी या मल्टीपल फिजन दोनों होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। लेशमेनिया में क्या होता है? बाइनरी फिजन। ईस्ट में क्या होता है? बडिंग होती है। बडिंग नहीं होती ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? इसमें से कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम है, बाकी ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, द एंथर कंटेन्स, एंथर क्या कंटेन करता है? एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को। बहुत बढ़िया। जूम जूम जूम। नेक्स्ट, what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? This question is most important. ये 2-3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का। ठीक है। तो क्या एडवांटेजेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बात तो समझ में आएगी होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या ज्यादा एडवांटेजेस, फायदे क्या हैं एसेक्सुअल से। ओ भैया वहां से उठो, आगे वाली सीट पे हो। तो ये बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बताओ क्या है? एस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर वेरिएशन आर प्रोड्यूस। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो होता है। क्या शो होता है? बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इट इंश्योर्स, जिसकी वजह से हमारी स्पीसीज सरवाइव कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीसीज ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर पाती हैं ड्यू टू मोर वेरिएशन। और इसमें न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होते हैं, नए नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, नए नए कैरेक्टर्स के साथ। पेरेंट्स के दोनों कैरेक्टर्स के मिक्स होते ही नए कैरेक्टर्स के साथ बच्चा क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्म होता है। वेरिएशन बहुत ज्यादा सेक्सुअल में होता है, एसेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। दिस इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल में डीएनए हैज टू फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेड सेलुलर apparatus। क्योंकि एसेक्सुअल में क्या होता है? वही डीएनए रहता है, कोई डीएनए मिक्सिंग नहीं होती। वही सिंगल पेरेंट से ही 2 इंडिविजुअल्स बन जा रहे हैं, उन्हीं सेल के अंदर ही 2 सेल apparatus बन जा रहे हैं, वही डीएनए कॉपी बना के फॉर्म कर ले रहा है। कोई नया डीएनए आया क्या? कोई इंटरमिक्सिंग हुई क्या डीएनए की? तो कहां से वेरिएशन होगा उतना? समझ में आ रही बात? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा फायदे हैं हमको एसेक्सुअल से। बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस? व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स? बताओ, ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? तो सबसे पहले तो टेस्टिस कहां प्रेजेंट होती हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी मतलब सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? टेस्टिस, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिन, ये ऊपर होती थोरैसिक कैविटी, नीचे होती है एब्डोमिन कैविटी। तो एब्डोमिन में बाहर साइड प्रेजेंट होती है, वो भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्किन के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। इनका काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। इनका काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन।
विच ब्रिंग्स अबाउट, और इन्हीं टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारे यानी मेल ऑर्गन के मेल के सेकेंडरी, बॉय के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अपग्रेड होते हैं, डेवलप होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, बियर्ड है, माउस्टैक है, पेनिस एनलार्जमेंट है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? तो बेटा मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी साइकिल है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड, विच ब्लड एंड म्यूकस फ्लो आउट एवरी मंथ थ्रू द वेजाइना। तो वेजाइना के थ्रू हर महीने ब्लड और म्यूकस क्या निकल जाता है, बाहर। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड और म्यूकस फ्लोज आउट एवरी मंथ, हर महीने फ्लो क्या निकलता है, ब्लड और म्यूकस फ्लो करके वेजाइना से बाहर हो जाता है। दिस प्रोसेस अकर्स एवरी मंथ, ये प्रोसेस हर महीने होती है। क्यों होती है, क्यों होती है? बिकॉज वन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, एक एग रिलीज होता है, कहां से, ओवरी से। एवरी मंथ, हर महीने सेम उसी टाइम पे वो एग क्या होता है, रिलीज होता है। अब वो एग आता है यूट्रस यानी वॉर्म में और प्रिपेयर होता है, मतलब यूट्रस जब एग आता है तो यूट्रस जो होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने अंदर खूब सारा ब्लड फिल करता है। क्या फिल करता है, ब्लड फिल करता है। किसके लिए, तो अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा, स्पर्म आके अगर उसे फर्टिलाइज कर देगा तो वो जाइगोट बन के आके उसी यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा, उसको हम नरिश करते रहेंगे और वो बड़ा होता रहेगा। तो उसके लिए उस यूट्रस में क्या भरता रहता है, ब्लड भरता रहता है। क्या भरता रहता है, ब्लड भरता रहता है। इसको रिसीव करने के लिए, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस क्या होता रहता है, भाई आपको याद है ना, ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस, ये यूट्रस। तो यूट्रस में ब्लड फिल होता रहता है, क्या भरता रहता है, किस लिए, ताकि वो जाइगोट को रिसीव कर सके। अब अच्छा भाई, अब खुद ही सोचो, अब जाइगोट बना नहीं, एग फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की वो बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगी, ब्लड भरता जा रहा, भरता जा रहा, भरता जा रहा। और फीमेल्स में हल्का सा भी पैर भी झटका दिया, भाई जानते हो बहुत ज्यादा झटका देने से क्या होगा, अंदर की वॉल फट जाएगी, रप्चरस हो जाएगी। अब जैसे रप्चरस भी नहीं हुई तो अपने आप बहुत ज्यादा ब्लड भर रहा है तो अपने आप फट सकती है। रप्चरस हुई, रप्चरस होने पर क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा वो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, कहां से, वेजाइना से बाहर हो जाएगा। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। बना सकते हो, देखो आ गया फ्लावर का, चलो बना के दिखाओ सभी बच्चे, हमको कॉपी निकालिए, इसका बना के दिखाइए, सभी बच्चे ड्रॉ करिए अपनी अपनी कॉपी में, चलिए मैं देख रहा हूं। चलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना था फ्लावर का, पेटल, सेपेल, स्टेमेन, कार्पेल, इसके अंदर भी आप लोगों ने लेबल कर दिया, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 5 मार्क्स का आता ही आता है, इससे क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको बताने हैं, तो सबसे पहले बेटा नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड, नेचुरल मेथड। इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग स्पर्म एंड ओवम। बताया था ना, इंटीमेशन उसी समय पे करते हैं जिस समय स्पर्म और ओवम के मिलने के चांसेस बहुत कम हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स उसी समय करते हैं जब स्पर्म और ओवम के मिलने का चांसेस बहुत कम हो। पहले के जमाने में थोड़ी ना ये सब चीजें होती थी, पहले के जमाने में हम लोग ये देखते थे कि किस ऐसा कौन सा समय है जिस समय इंटरकोर्स अगर किया जाए तो स्पर्म और ओवम फ्यूज ना हो पाए। तो बेटा इन दिस मेथड, इस मेथड में सेक्सुअल एक्ट अवॉइड किया जाता था
फ्रॉम 10th डे टू 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद करो, बताया था ना, 10th से 17th डे में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे होता है उसमें इसको क्या किया जाता है, सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि 10 से 17वें दिन के बीच में ही ओवम क्या करता है, वेट करता है स्पर्म का कि स्पर्म आएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा। कौन से दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, 10 से 17वां दिन के बीच में। अगर ये सबसे भयंकर दिन होता है, इसमें इस ओवम ऐड कर मतलब क्या करता है, वेट करता है स्पर्म का। तो इस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट हुआ तो पक्का प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस चीज को ये लोग अवॉइड कर देते थे 10 से 17वें दिन में, ठीक है, पहले के जमाने में। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड, उस समय रिलीजिंग ऑफ एग होता था। 10 से 17वें दिन में क्या होता था, एग का रिलीज होना, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। 10 से 17वें दिन के बीच में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। तो पहला मेथड था नेचुरल मेथड, जो पहले के जमाने में यूज होता था। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। प्रेगनेंसी से बचने के लिए नेचुरल मेथड था। नेक्स्ट, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड ये अभी चलता है। इस मेथड में ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ नहीं होने दिया जाता, उसे रोका जाता है। किसके द्वारा, बैरियर्स के द्वारा। तो बैरियर मेल्स के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। जैसे मेल्स के लिए होते हैं कॉन्डोम्स, जो कि थिन रबर के होते हैं, जिसको पेनिस के ऊपर कवर कर लेते हैं और वेजाइना की फीमेल्स से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बैरियर मेथड हो गया। एक होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सा मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में टैबलेट्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं ओरली, मतलब टैबलेट्स आती हैं, उसको आप खा लो। तो उसको खाने से क्या होगा, स्मॉल डोज जो हॉर्मोन्स होते हैं उसको वो रोक देते हैं। अब हॉर्मोन्स को रोक देंगे तो एग रिलीज होगा। एग को जो हार्मोन रिलीज करता है वो है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही हार्मोन है जो कि फीमेल्स में एग को रिलीज कराता है। फीमेल्स में एग को रिलीज कौन कराता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसी हार्मोन को ये जो आपके पिल्स जो होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ड्रग्स, ये उनको रोक देते हैं FSH को। तो एग रिलीज ही नहीं होता। अब जब एग ही नहीं रिलीज होगा तो सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। और ये मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, नसबंदी, याद आया। तो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कॉपर टी, इनको हम लोग यूट्रस में रख देते हैं। कहां रख देते हैं, यूट्रस में, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने नहीं देते हैं। और कुछ सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में होता है हम लोग स्पर्म को जाने वाले पाथ को ही काट के क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, नस को बांध देते हैं। तो सर्जिकल मेथड में स्पर्म को रोकने के लिए सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। और फीमेल्स में सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पेपर में आता है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अगर चाहें तो, नहीं तो मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे मोड्स होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के। तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं डिवीजन ऑफ द एंटायर सेल। पूरे सेल को डिवाइड कर देते हैं, एक सेल से 2 सेल बना लेते हैं, पूरे सेल को डिवाइड करके। किसको, पूरे सेल को डिवाइड करके। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर में होता है वो कैसा होता है, जैसे फिजन होता है। यूनिसेलुलर में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, जैसे फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात। वेयरएज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्यों हसन, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो
जैसे कि कौन कौन से, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टीसेलुलर। तो वो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या करते हैं। और जो यूनिसेलुलर वाले होते हैं वो करते हैं फिजन, बडिंग, है ना, और रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन कॉम्प्लेक्स वाले प्लांट्स करते हैं, मल्टीसेलुलर प्लांट्स। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आई बात इतनी? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन? कैसे प्रोवाइड करता है? जो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक कॉन्टिन्यूएशन में, लगातार। आपको पता है यूपी, जो हम लोग जहां पे हैं इस समय, इंडिया में सबसे पॉपुलेटेड एरिया कौन है? यूपी पहले नंबर पे। एरिया सबसे कम है और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एरिया कम है, ऐसे जैसे हम लोग अभी एमपी गए थे परसों, चित्रकूट हम लोग गए थे घूम के आए। जब वहां बैठे तो हम लोगों ने पूछा, बात चल रही थी ऐसे, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, सुबह 3 बजे चाय पी रहे थे हम लोग। तो उधर पता नहीं कौन से एरिया, सतना अतना से कुछ लोग थे, तो वो लोग वहां वही बता रहे थे कि बताओ, मतलब हम लोग बात ऐसे चर्चा करने लगे, कहाँ से आप हो, कहाँ से आप हो, तो हम लोगों ने बताया हम लोग यूपी से आए हैं, रायबली से। कहीं इतनी दूर से? हमने कहा आए हैं, घूम रहे हैं, क्या बताएं कुछ बचा नहीं तो यही कर रहे हैं। तो अच्छा, तो वो भी स्कूल स्कूल चलाते थे, ऐसे ही बात चलने लगी। तो वहां पे जो चाय बना रहा था, उसने बताया कि भैया ये जियोग्राफिकल एरिया में, हम लोग एमपी में थे तो वहां इतना स्पेस था, वहां एक एक लोग के पास 10-10 एकड़ जमीन थी, इतना एरिया है वहां पे, और इतना खाली पड़ा है, लोग कब्जा कर रहे हैं वहां पे। तुम 10 साल कब्जा कर लो, जमीन तुम्हारी वहां पे एमपी में, और एकदम दीहड़ इलाका, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत जैसे सुनसान जंगली जंगल। हम लोग गए थे उस दिन गुप्त गोदावरी और अनुसुईया, वो 15 किलोमीटर था चित्रकूट से। तो वहां हम लोग रात को गए थे समथिंग 2 या 3 बजे, एकदम घनघोर अंधेरा, और इधर उधर सब केवल जंगल, जंगली जंगल, जंगली जंगल। नहीं, बाइक से, यही अपनी स्पोर्ट इसी से तो गए थे। अच्छा, अभी चलना, मीटर दिखा देंगे तुमको, फोटो दिखाए गाड़ी के साथ की। अबे रुको, तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, तुमको विश्वास ही नहीं है, गाड़ी के साथ की फोटो दिखा देता हूँ। हम लोग जब वहां जा रहे थे तो हम लोग को हो गए बेटा, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में क्या करते हैं, लगातार रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यू न्यू स्पीसीज बनाते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। अब लगातार अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? स्टेबल। क्या हो जाएगी? तो न्यू इंडिविजुअल बेटा लगातार अपने पेरेंट्स से बनते चले जा रहे हैं, अब पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। दिस इज द रीजन व्हाई कैट्स गिव बर्थ टू ओनली कैट्स। इसीलिए कैट्स केवल किसको पैदा करती हैं? कैट्स को। डॉग्स किसको पैदा करते हैं? डॉग्स को। अगर डॉग सबको पैदा करने लगे तो फिर उस सबकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, समझ रहे हो ना? तो कैट केवल कैट की ही पॉपुलेशन बढ़ा सकती है, डॉग केवल डॉग की ही पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। क्यों नहीं? डॉग के बिना ही कैसे होगा कुछ? बात समझ में आ गई? तो रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? इसी रिप्रोडक्शन की वजह से ही डॉग्स की स्पीसीज तुम्हारे पास हैं, जो आज घर पे हम लोग पालतू पालते हैं, कोई देसी पालता है, अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ डॉग्स भी तो हैं, है ना? तो हम लोग के बेटा कितने क्वेश्चंस हो गए आज? 10। 11 लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करने का रीजन क्या है? लास्ट क्वेश्चन खत्म। कल से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोगों ने इसलिए अडॉप्ट किया है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। अब जैसे किसी को बेबी नहीं बॉर्न करना है, नहीं पैदा करना है, लेकिन वो प्रेगनेंसी हो गई, तो अब क्या करोगे? उस बेबी को मार डालोगे?
नहीं ना, वो तो पैदा हो ही गया। तो पहले के जमाने में इसीलिए 12-12, 12-12 मतलब क्रिकेट टीम पूरी खड़ी रहती थी। दो दो, किसी किसी घर में दो दो क्रिकेट टीम रहती थी, किसी किसी घर में एक ही क्रिकेट टीम रहती थी। भाई बहन सब मिला के देखो, मम्मी पापा के कितने भाई बहन होते हैं, वाह देखो 5-6 भाई बहन, देख रहे हो। तो यही कारण है, समझ रहे हो अदिति, यही कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आने का। बात समझ में आई? तो बेटा इधर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ही लाया गया है, ताकि क्रिकेट टीम ना खड़ी हो, जितना आपको चाहिए उतने ही बॉर्न हो, ठीक है। टू कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, ठीक है। हमारे साथ एक बार बड़ा तगड़ा इंसिडेंट हुआ था, बस स्टॉप पे बता नहीं सकते, तुम लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, और दूसरी चीज एसटीडीज को एसटीडीज को मतलब डिजीजेस को ट्रांसफर होने से भी हम लोग रोकते हैं कि क्या यूज करके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।